नमस्कार। इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो आप तक साइन लैंग्वेज में समाचारों को पहुंचाएंगी। तो शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए करेंगे प्रचार। प्रधानमंत्री की आज मूडबिद्री, अंकोला और बेलहोंगल में चुनावी रैलियां। कर्नाटक के चुनावी घमासान में सभी पार्टियों के स्टार प्रचारकों ने झोंकी पूरी ताकत। भाजपा रैलियों और रोड शो कर पार्टी प्रत्याशियों के लिए जुटा रही है जनसमर्थन। वहीं कांग्रेस और जेडीएस समेत सभी दलों के बड़े नेता भी जमकर कर रहे हैं प्रचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज असम और मणिपुर के एक दिवसीय दौरे पर जाएंगे। उपराष्ट्रपति डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के 21वें दीक्षांत समारोह को करेंगे संबोधित। इम्फाल में धन मंजूरी, विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों के साथ एक संवाद कार्यक्रम में होंगे शामिल। एनडीएमसी के हजारों कर्मचारियों के लिए आज बड़ा दिन। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में 4,400 कर्मियों को नियमितीकरण का पत्र सौंपेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के दक्षिण कोरिया दौरे का आज दूसरा दिन। वित्त मंत्री एडीबी के निदेशक मंडल की 56वीं वार्षिक आम बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का करेंगी नेतृत्व। वित्त मंत्री ने कल एडीबी अध्यक्ष मसात्सुगु अस्कावा के साथ की थी द्विपक्षीय वार्ता। हिंसाग्रस्त सूडान से अब तक 3,000 से ज्यादा भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया। ऑपरेशन कावेरी के तहत कल 231 भारतीय नागरिक सुरक्षित अहमदाबाद हवाई अड्डे पहुंचे। खेल की खबरों में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में आज भारत के निशान देव पेश करेंगे चुनौती। वहीं आशीष चौधरी ने प्रतियोगिता के प्री क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। और आईपीएल के पहले मैच में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स होंगे आमने सामने। वहीं दूसरे मैच में पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच होगी भिड़ंत। कल खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात को दी 5 रनों से मात। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 जगह पर जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर्नाटक में आज सबसे पहली जनसभा सुबह 11 बजे मुदबिद्री में होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री करीब 1 बजे अंकोला में जनसभा को संबोधित करेंगे और 3 बजे पार्टी के लिए बेलहोंगल में चुनावी सभा के जरिए जनता का समर्थन मांगेंगे। इससे पहले मंगलवार को प्रधानमंत्री ने कर्नाटक में पार्टी के पक्ष में चित्रदुर्ग, होसपेट और सिंधानूर के रायचूर में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने चित्रदुर्ग में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के अमृत काल में कर्नाटक का ये पहला चुनाव है। ये चुनाव कर्नाटक को नंबर 1 राज्य बनाने का चुनाव है।
वहीं विपक्ष भी कर्नाटक में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में जुटा हुआ है। कर्नाटक के शिवमोगा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर हमला बोला और कहा कि जीएसटी और नोटबंदी ने देश भर में व्यापारियों की कमर तोड़ कर रख दी है। इसके अलावा पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पार्टी के पक्ष में जनता से समर्थन मांगा। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने भी चिंतामणि कर्नाटक में पार्टी के पक्ष में रोड शो किया। कर्नाटक के मंड्या में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने सत्ताधारी दल भाजपा पर प्रदेश को लूटने का आरोप लगाया। इस बीच जेडीएस के नेताओं ने भी पार्टी के पक्ष में अलग अलग जगहों पर प्रचार किया। और निर्वाचन आयोग ने सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तर के राजनीतिक दलों और उनके प्रचारकों से चुनाव प्रचार अभियान के दौरान संयम बरतने और चुनावी माहौल को खराब न करने का परामर्श जारी किया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान हाल के चुनावी भाषणों के मद्देनजर ये परामर्श जारी किया गया है। निर्वाचन आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से परामर्श के अनुपालन के लिए तत्काल उचित और विधिक कदम उठाने का निर्देश दिया है। परामर्श में निर्वाचन आयोग ने कहा है कि सभी संबद्ध राजनीतिक दलों और पक्षों को चुनाव आचार संहिता तथा मर्यादा के भीतर ही चुनाव प्रचार करना जरूरी है। उसने राजनीतिक भाषणों की गरिमा बनाए रखने और चुनावी माहौल को मर्यादित रखने के लिए कहा है। भाजपा ने निर्वाचन आयोग के परामर्श का स्वागत किया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज असम और मणिपुर के एक दिवसीय दौरे पर जाएंगे। वो डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के 21वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। उसके बाद उपराष्ट्रपति मणिपुर के इम्फाल में धनमंजुरी विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों के साथ एक संवाद कार्यक्रम में भाग लेंगे। और एनडीएमसी के हजारों कर्मचारियों के लिए आज का दिन एक बड़ा दिन है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली नगर पालिका परिषद एनडीएमसी के 4500 कर्मचारियों को नियमितीकरण नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन आज शाम राष्ट्रीय राजधानी के तालकटोरा स्टेडियम में होगा। इससे पहले फरवरी में गृह मंत्री ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर एनडीएमसी के 4500 नियमित मास्टर रोल एमआर कर्मचारियों को नियमित करने की जानकारी दी थी। कर्मचारी एनडीएमसी में अपने नियमितीकरण के लिए कई वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है जो कि उन लोगों से जुड़ा हुआ है जिन्होंने अपने जीवन के 20-25 साल एनडीएमसी में काम करते हुए बिताए हैं और गरीब परिवारों से आते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के दक्षिण कोरिया दौरे का आज दूसरा दिन है। निर्मला सीतारमण ने कल इंचियोन में एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष मसात्सुगु असकावा के साथ द्विपक्षीय मसलों पर बातचीत की। सीतारमण और असकावा के बीच ये वार्ता एडीबी की 56वीं वार्षिक बैठक से इतर हुई। वित्त मंत्री ने इस मुलाकात के दौरान एडीबी अध्यक्ष से अधिक रियायती जलवायु वित्त के साथ भारत का समर्थन करने का आग्रह किया। तो वहीं मसात्सुगु असकावा ने कहा कि बैंक रुपये मूल्य में बॉन्ड जारी कर कोष जुटाने का विकल्प पर विचार करेगा। असकावा ने कहा कि हम विदेशी मुद्रा विनिमय में उतार चढ़ाव के जोखिम से बचने के लिए स्थानीय मुद्रा में वित्त पोषण को बढ़ावा देने के इच्छुक हैं। इसके अलावा वित्त मंत्री ने सियोल में भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारत ने महामारी के बाद अर्थव्यवस्था को जिस तरह से संभाला है वो एक मिसाल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एडीबी की 56वीं वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए दक्षिण कोरिया के 4 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर हैं। वित्त मंत्री एडीबी के संचालन बोर्ड की 56वीं सालाना आम बैठक में भाग लेने के अलावा निवेशकों को संबोधित करेंगी और द्विपक्षीय बैठकों में शामिल होंगी। इसके अलावा वो वैश्विक अर्थशास्त्रियों और एडीबी के सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों के साथ भी बैठक करेंगी।
सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वतन वापसी लगातार जारी है। ऑपरेशन कावेरी चल रहा है और इसके तहत अब तक 3,400 से अधिक भारतीयों की स्वदेश वापसी हो चुकी है। अभियान के तहत 231 भारतीय कल शाम को अहमदाबाद पहुंचे। इनमें से करीब 208 लोग गुजरात के रहने वाले हैं, तो वहीं 13 लोग पंजाब और 10 राजस्थान के रहने वाले हैं। अहमदाबाद में गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने सऊदी अरब की जद्दा से एक विशेष उड़ान से भारत पहुंचे स्वदेशियों का सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्वागत किया। इसके अलावा 116 यात्रियों के साथ वायुसेना का एक विमान पोर्ट सूडान से जद्दा पहुंच रहा है। भारत सरकार ने बीते 24 अप्रैल को ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत की थी। और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने कल NN-32 विमान के कल पुर्जे संचालन के लिए श्रीलंका एयरफोर्स को सौंपे। उन्होंने भारत सरकार की ओर से उपहार के रूप में 1 करोड़ श्रीलंकाई रुपए की पुस्तकें भी भेंट की। ये भारत की श्रीलंका के प्रति क्षमता निर्माण की वचनबद्धता को दर्शाता है। एयर मार्शल चौधरी श्रीलंका में कजुनायक वायुसेना केंद्र भी गए और श्रीलंका के वायुसेना अधिकारियों के साथ बातचीत की। चौधरी ने श्रीलंका के राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के विद्यार्थियों से भी मुलाकात की। वायुसेना प्रमुख की यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूत करने और क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास की दृष्टि की दिशा में है। वायुसेना प्रमुख चौधरी आज त्रिंकोमाली जाएंगे, जहां पर वो श्रीलंका वायुसेना अकादमी में भारत श्रीलंका मैत्री की आधारशिला रखेंगे। और उत्तराखंड में मौसम लगातार बिगड़ रहा है। मौसम विभाग द्वारा मंगलवार को जारी किए गए पूर्वानुमान के मुताबिक 2 से 6 मई तक राज्य के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने और 3200 मीटर की ऊंचाई से अधिक वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने आज भी पर्यटकों से यात्रा न करने का आग्रह किया है। इस बीच उत्तराखंड के डीजीपी ने बताया है कि केदारनाथ में खराब मौसम के कारण तीर्थयात्रियों के लिए आज तक के लिए पंजीकरण पर रोक लगा दी गई है। उधर भारी बारिश के कारण सिक्किम में नाथुला के पास फंसे 40 पर्यटकों को सीमा सड़क संगठन ने बचा लिया है। बीआरओ के अनुसार बचाए गए लोगों को भोजन और जरूरी सामान प्रदान किए गए। बाद में उन्हें सड़क खोले जाने के बाद वापस गंगटोक भेज दिया गया। और बात करें खेलों की, तो इंडियन प्रीमियर लीग में आज 2 मुकाबले खेले जाने हैं। दिन के पहले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की भिड़ंत होगी लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ। लखनऊ की टीम इस सीजन में मिली सीएसके के हाथों हार का हिसाब चुकता करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। मौजूदा सीजन में दोनों टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स को पिछले 2 मैचों में हार का सामना करना पड़ा था। टीम की कोशिश आज लखनऊ के खिलाफ मैच अपने नाम करते हुए जीत को पटरी पर लौटने की होगी। तो वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स को पिछले मुकाबले में हार मिली थी और ऐसे में लखनऊ की टीम भी आज अपनी छठी जीत की तलाश में मैदान पर उतरेगी। वहीं आज का दूसरा मैच पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। ये मैच पंजाब के होम ग्राउंड मोहाली में खेला जाएगा। पंजाब किंग्स की बात करें तो इस टीम ने अब तक 9 में से 5 मुकाबलों में जीत हासिल की है। वहीं उसे 4 में हार का मुंह देखना पड़ा है, जबकि मुंबई इंडियंस को 8 में से 4 में जीत मिली है और 4 मैचों में हार मिली है। दोनों टीमों को पिछले मैच में जीत हासिल हुई थी, तो ऐसे में आत्मविश्वास से भरी हुई हैं ये दोनों टीमें और इन दोनों टीमों के बीच रोमांचक भिड़ंत होने की उम्मीद है। और ताशकंद में चल रही वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। प्रतियोगिता के शुरुआती मैच में आज भारत के निशांत देव रिंग में उतरेंगे। इससे पहले खेले गए मुकाबलों में टोक्यो ओलंपिक और 2019 एशियाई चैंपियनशिप में देश का प्रतिनिधित्व कर चुके आशीष चौधरी ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वहीं पहली बार विश्व चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहे हर्ष चौधरी 86 किलोग्राम वर्ग में ऑस्ट्रेलिया के बिली मैकलिस्टर के खिलाफ 0-5 से मुकाबला हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं।
इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, मनीषा को और पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। हर दिन हर पल बनती